हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इस लेक्चर में विद्युत फ्लक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। विद्युत फ्लक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारा 7वां लेक्चर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, इसको फाई से दर्शाते हैं। और इसकी डेफिनीशन क्या है? विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का किसी सतह के माध्यम से होकर गुजरने की मात्रा को दर्शाता है। तो जो हमारा विद्युत फ्लक्स होता है वो कोई सतह, मान लीजिए कोई सरफेस, उससे जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होती हैं उनकी संख्या को दर्शाता है। अब आगे देखिए इसका गणितीय रूप क्या है, इसको फार्मूले में कैसे हम लोग दिखाते हैं। तो फाई जो कि फ्लक्स है, फाई इज इक्वल टू ई क्रॉस ए क्रॉस कॉस थीटा। तो ई हमारा विद्युत क्षेत्र है और ए हमारा क्षेत्रफल सदिश है। पहले तो देखिए विद्युत क्षेत्र, ये जितनी मात्रा में हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, यानी कि इस यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है इस पूरे सरफेस के आसपास, वो विद्युत क्षेत्र क्या है, उसकी तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाता है ए क्षेत्रफल सदिश को। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है उसको देखिए। क्षेत्रफल सदिश होता है कि जिस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होती हैं उस सतह पर जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो उसके परिमाण को, उस सतह के और उसकी दिशा को बताता है। क्षेत्रफल सदिश की दिशा को और उसके इस सतह के परिमाण को बताता है। अब कॉस थीटा क्या है? हमारा कॉस थीटा है विद्युत क्षेत्र की रेखाओं और क्षेत्रफल सदिश के मध्य जितना कोण बन रहा होता है उसको हमारा कॉस थीटा दिखाता है। अब आगे देखिए, आगे इसकी बीमा है। यहाँ पर पहले देख लीजिए कि जो नोटेशन है वो क्या है। ई हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए सतह का क्षेत्रफल है और थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र और सतह के अभिलंब के बीच कोण। तो थीटा हमारा है सतह के अभिलंब के बीच कोण। सतह का अभिलंब क्या है? थीटा। वही क्षेत्रफल सदिश, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश को हम लोग कह दे रहे हैं कि सतह के अभिलंब के बीच कोण। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो सदैव क्या होती है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सदैव अभिलंब, यहाँ पर जो हम लोग इस सतह से जो अभिलंब बनाएंगे या किसी भी सतह से जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी उससे जो आप अभिलंब बनाएंगे, मतलब 90 डिग्री पर हमारा क्या है, एंगल बनाएंगे उस सतह से। कोई भी लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पर उस सतह से, तो उस सतह की दिशा में जो क्या होता है, इस सतह की दिशा में हमारा होता है अभिलंब। उस अभिलंब की दिशा में अनुदिश होता है क्षेत्रफल सदिश। तो अगर हम किसी भी सरफेस से जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं वहाँ पर हम अभिलंब बनाएंगे 90 डिग्री पर, कोई भी रेखा खींचेंगे तो उसकी दिशा में, उस अभिलंब की दिशा में, उस परपेंडिकुलर की दिशा में हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है और विमा क्या है। विमा इसकी देखिए m1 L3 T-3 A-1। तो विमा कैसे आई उसको देखते हैं। विमा को समझते हैं कि यहाँ पर वो आई कैसे। आई कैसे का मतलब कि विमा कैसे निकालते हैं इसकी, विद्युत फ्लक्स की, वो समझते हैं। तो पहले तो यहाँ पर फार्मूले में देखिए फाई इज इक्वल टू ई क्रॉस ए। अब कॉस थीटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए यहाँ पर, ई क्रॉस ए। अब ई हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ए है क्या, क्षेत्रफल सदिश। अब विद्युत क्षेत्र किसके बराबर होता है? विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है पूरा डिटेल में। तो F/Q, इसका मतलब है कि एकांक आवेश पर जो बल लग रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, मतलब विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये इसका क्या है, फार्मूला। अब यहाँ से F जो कि बल है, बल का फार्मूला क्या है, द्रव्यमान गुणा त्वरण जो होता है वो हमारा बल के बराबर होता है। और द्रव्यमान का विमीय मात्रक क्या होता है, विमा में उसको कैसे दिखाते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल M से। और इंटू त्वरण को हम दिखाते हैं L-T-2 से। L-T-2 से त्वरण है और ये हमारा द्रव्यमान को दिखा रहा है। विमीय सूत्र इसका है द्रव्यमान का और ये त्वरण का। अब आगे देखिए आवेश का क्या है। आवेश का सूत्र आप लोग यहाँ पर देखिए, आवेश कहाँ से आता है, I इज इक्वल टू Q/T। तो विद्युत धारा का फार्मूला ये होता है, विद्युत धारा करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू Q/T। अब यहाँ से हम आवेश का निकालेंगे तो क्या होगा, करंट इंटू T। हमारा ये होगा क्या, इसका फार्मूला Q/T।
अब देखिए यहाँ पर हमारा आवेश इक्वल टू विद्युत धारा गुणा समय होता है। अब विद्युत धारा को हम विद्युत धारा का विमीय मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का विमीय मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का विमीय मात्रक होता है एम्पियर, और यहाँ पर समय का विमीय मात्रक क्या होता है, टी, टाइम। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का हम निकालेंगे, ये दोनों जब ये दोनों विमीय मात्रक ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। अब देखिए एम एल टी -2 है और एक टी ऊपर जाएगा तो -2 -1 -3 हो जाएगा, टी -3, और यहाँ पर ए -1, ये हमारा क्या आ गया, विद्युत क्षेत्र का। लेकिन अभी हमारा फ्लक्स का नहीं आया है। अब यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल सदिश का क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश को विमा में कैसे दिखाते हैं, तो L² L2 से। अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, E = M E नहीं सॉरी, अब तो यहाँ पर फ्लक्स का आ जाएगा पूरा, क्योंकि E × A हमारा क्या होता है, फ्लक्स, तो E × A इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए M L L2 है, यहाँ पर L1 है तो L3 हो जाएगा, और यहाँ पर T -3 A -1। अब हमारा पूरा क्या आ गया, फ्लक्स का विमीय सूत्र। तो फ्लक्स की विमा आ गई, सॉरी फ्लक्स का विमा क्या है, विमा M1 L3 T -3 A -1। यहाँ पर देखिए विमा हमारी निकल कर आ गई। तो ऐसे निकालते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे क्या है, देखिए आगे एक एग्जाम्पल है, इससे हम कुछ समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ढेर सारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं इस कार के पास से। ये कार थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए काफ़ी है, तो ठीक ठाक ही है मतलब। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। अब मान लीजिए कि जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं इस कार से, इसके आसपास से, मान लीजिए 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं और निकली केवल 4 ही, या 2 ही, या 3 ही, मतलब जितनी मात्रा में टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाओं का हमारा जितनी यहाँ से गुजरी कम ही संख्या में निकली, मतलब 5 गई तो 3 ही निकली, या 2 ही निकली, या 4 ही निकली। तो ऐसा क्यों होता है? अब यहाँ से ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कार के अंदर अगर कोई आवेश है तो उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हमारी क्या होंगी, ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरफ आवेश की तरफ चली जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी इस कार के अंदर। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से गई, और यहाँ पर 3 यहाँ पर आकर्षित हो गई, और यहाँ पर केवल निकली कितनी, 2 ही निकली, 2 ही पास कर पाई। अब यही सरफेस है, देखिए जैसे यहाँ से जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ गुजर रही हैं, मान लीजिए कितनी, 3 to 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएँ गुजर रही हैं, तो निकलेंगी केवल, अगर मान लीजिए निकली 4 या निकली 3, तो ऐसा क्यों होता है, अगर इसके भीतर कोई आवेश है तो उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, विशुद्ध विद्युत फ्लक्स, नेट विद्युत फ्लक्स, जिसको हम लोग गॉस के नियम से भी देखते हैं, समझते हैं। तो आगे उसकी चर्चा भी करेंगे। तो यहाँ पर ये नेट विद्युत फ्लक्स क्या आया हमारा, 3। इसको कैसे निकालते हैं, देखिए टोटल विद्युत फ्लक्स क्या, टोटल जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या थी, 5 थी, तो और हमारी क्या निकली कितनी, 3। अब 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएँ निकली, तो फाई नेट क्या होगा, फाई नेट मतलब यहाँ पर विशुद्ध विद्युत फ्लक्स क्या आएगा, जो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ हमने पास कराई थी, मतलब टोटल विद्युत क्षेत्र रेखाएँ माइनस जितनी निकली उतनी, तो यहाँ पर विशुद्ध विद्युत फ्लक्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विशुद्ध विद्युत फ्लक्स 2 आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 आ गया। तो ऐसे हम इसको निकालते हैं। अब इसको और विस्तार में हम लोग गॉस के नियम में देखेंगे। अब आगे देखिए एरिया वेक्टर किसे कहते हैं, क्षेत्र सदिश। पहला पॉइंट तो हमने डिस्कस ही कर लिया यहाँ पर, और बोला भी था कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह, वैसे इम्पॉर्टेंट तो सभी है, ध्यान से समझिए। क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के अभिलंब के अनुदिश होती है। तो जो क्षेत्रफल सदिश होता है, जहाँ पर जो ये होता है ए जो होता है क्षेत्रफल सदिश, वो सतह की क्या होता है, सतह के अभिलंब के अनुदिश होता है।
अगर कोई पृष्ठ है, कोई सतह है, मान लीजिए ये सतह है, इस सतह से हम क्या करें कि कोई 90 डिग्री पर अभिलंब बनाएं। यहाँ कोई थोड़ा प्लेस होता तो अच्छे से समझे। मान लीजिए छोटी सी सतह हमने ले ली और ये सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं और इस सतह पर क्या करेंगे, हम एक अभिलंब ड्रॉ करेंगे और ये जो अभिलंब है इसी की दिशा में हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश इसी की दिशा में होगा। तो ये ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। और ये केवल कहीं कहीं नहीं, हर जगह लगेगा, मतलब ये ऑलवेज वैलिड है, ये हर जगह मान्य है, ऐसा कोई मतलब पॉइंट नहीं होगा, या न्यूमेरिकल्स में भी आप लोगों के सॉल्व करने में मदद करेगा। तो क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है क्या, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की ये दिशा है और ये क्षेत्रफल सदिश ये अभिलंब के अनुदिश इस दिशा में है। तो इन क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आगे देखिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर सतह समतल नहीं है तो क्षेत्रफल को छोटे छोटे समतल खंडों में विभाजित कर छोटे छोटे समतल खंडों डीए में विभाजित कर फ्लक्स की गणना की जाती है। अगर कोई सतह है जो कि समतल नहीं है, जो प्लेन सरफेस नहीं है, अगर यहाँ पर कोई सरफेस है, मान लीजिए इसको हम लोग थोड़ा रफ करते हैं, अब मान लीजिए कोई सतह लेते हैं जो कि समतल नहीं है। देखिए ये सतह है हमारी, समतल नहीं है, यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ सतह है, मतलब यहाँ पर समतल नहीं है, प्लेन नहीं है। अब देखिए इस सतह का अगर हमको विद्युत फ्लक्स निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। ये जो फार्मूला आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो हमने गणितीय रूप इसका देखा, फार्मूला ये है। तो ये केवल उसी के लिए वैलिड है जब हमारा सरफेस क्या हो, समतल हो। जब समतल सरफेस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करें और इन दोनों के बीच का कोण कुछ बने, तभी हमारा ये फार्मूला वैलिड है। अब जब हमारा सरफेस समतल नहीं है, सतह समतल नहीं है, तो क्या होगा, तब हम कैसे विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो देखिए तब हम इस सरफेस को छोटे छोटे खंड में विभाजित कर लेंगे। छोटे छोटे खंड में नहीं, समतल खंड होने चाहिए छोटे छोटे, जिसमें आप विभाजित करें। तो यहाँ पर मान लीजिए गड्ढे हैं, ढेर कोई गड्ढा है, अगर मान लीजिए वहाँ पर अगर उसमें छोटी सी भी सतह आप लेंगे तो समतल सतह लेंगे, मतलब उस गड्ढे में भी आपको छोटी समतल सतह तो मिल ही जाएगी ना। तो उसी छोटी समतल सतह को आप लोग उसमें डिवाइड कर लेंगे। ये हमारी क्या है, प्लेन सरफेस नहीं, खुरदुरी सतह है। और इसमें क्या करेंगे, छोटे छोटे समतल खंड ले लेंगे। उसके बाद देखिए आगे, समतल खंड छोटे छोटे समतल खंडों में विभाजित करके उसमें बांट के हम क्या करेंगे, फ्लक्स की गणना करेंगे। तो फ्लक्स की गणना कर लेंगे, वो कैसे, फाई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करके ई डॉट डी ए। तो आप इस सतह का पूरे का इंटीग्रेशन करके ई डॉट डी ए, ई जो हमारा विद्युत क्षेत्र है और डी हमारा छोटा समतल खंड है, तो इस पे आप लोग क्या करेंगे, समतल खंड पे कोई अभिलंब खींचेंगे तो ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा को बताएगा। तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिमिट दी रहेगी, जिससे कि हमारा एक समतल सरफेस का आप लोग निकालेंगे तो पूरी सतह का उससे ही निकल जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग निकालना होगा। वैसे तो इस सरफेस का निकाला, फिर इस सरफेस का, इस समतल सरफेस का, मतलब ऐसे अलग अलग टुकड़ों में बांट करके हमको इसका फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो आगे देखिए पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट है, 3D ऑब्जेक्ट्स में बाहर की तरफ होता है। क्या बाहर की तरफ होता है, तो 3D ऑब्जेक्ट्स में क्षेत्रफल सदिश हमारा बाहर की तरफ होता है। जो ये 3D ऑब्जेक्ट है, देखिए त्रिविमीय हमारी वस्तु है, कोई वस्तु है त्रिविमीय, मान लीजिए घनाभ है, ये फुटबॉल है, ये मिरर है मान लीजिए। केवल मानना ही है क्योंकि ये 2D हमारा है बोर्ड, तो यहाँ पर मैं 3D बना नहीं सकता वैसे। तो देखिए आगे यहाँ पर इस सरफेस से देखिए हमारी क्या है, 3D ऑब्जेक्ट में बाहर की तरफ होता है क्या, क्षेत्रफल सदिश। तो जो भी 3D ऑब्जेक्ट होगा उसमें क्षेत्रफल सदिश अंदर की तरफ नहीं होगा, बाहर की ही तरफ होगा, ये कंडीशन है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा।
अच्छे से समझ भी लीजिए यहाँ पर। तो ये जो हमारा क्या है 3D सतह है, ऊपर वाली सतह देखिए यहाँ पर भी बाहर की तरफ होगा क्षेत्रफल सदिश, और ये सतह हमारी क्या है देखिए इस तरफ वाली, बाईं तरफ वाली, दाहिने तरफ वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली सभी सतह पर हमारा क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ नहीं होगा किसी भी में। तो ये फुटबॉल है, इसमें भी देखिए 3D है, तो सतह हमारा क्या होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सभी हमारा बाहर की ही तरफ होगा, और ये मिरर में भी बाहर की तरफ होगा। अब आगे के हमारे क्या तीन कुछ बिंदु हैं उसको समझते हैं। तीन बिंदु जो कि हमारा फ्लक्स सबसे अधिकतम कब होगा, सबसे मतलब न्यूनतम कब होगा, सबसे मैक्सिमम, सबसे मिनिमम, और फ्लक्स हमारा अगर कोई रैंडम एंगल लेंगे, इन दोनों के बीच जो एंगल लेंगे वहाँ पर सबसे मैक्सिमम कब आएगा, सबसे मिनिमम कब आएगा, और अगर कोई रैंडम एंगल लेंगे मान लीजिए तब हमारा फ्लक्स क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं उन पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, केस वन। केस वन लेते हैं, तीन केस है यहाँ पर। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, कोई एक सतह लेंगे जिससे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गुजारेंगे, या यूँ कह लीजिए कि उससे उस सतह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी। तो ये सतह है, इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, और ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। अब यहाँ पर कोई अभिलंब ड्रॉ करेंगे। अभिलंब मान लीजिए इस दिशा में हम लोग अब इस बार अभिलंब बनाते हैं। तो ये क्या है, अभिलंब है, 90 डिग्री अभिलंब। यहाँ इस सतह से जो 90 डिग्री का कोण बनाएगा वो अभिलंब होगा। तो 90 डिग्री पर जो एंगल होगा हमारा इस सतह से जो बनाएगा वो अभिलंब होगा। अब इस अभिलंब की दिशा में हमने आप लोगों को बताया था कि इस अभिलंब की दिशा में क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है। तो इस क्षेत्रफल सदिश की भी दिशा ये हो जाएगी, और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की भी दिशा ये हो जाएगी। दोनों की दिशा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब यहाँ पर इसका फ्लक्स क्या आएगा देखिए, जब दोनों की दिशा हमारी सेम हो जाएगी, मतलब इक्वल हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, एक ही दिशा में हो जाएंगे, तब हमारा इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। तो देखिए फाई इज इक्वल टू फ्लक्स क्या आएगा तब, ई क्रॉस ए क्रॉस कॉस थीटा, ये हमारा क्या होता है फार्मूला। अब यहाँ पर ई क्रॉस इसको एज इट इज़ लिख देंगे, और कॉस थीटा, इन क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो इन दोनों के बीच कोई कोण नहीं बन रहा होगा, इसका मतलब है 0 डिग्री का एंगल है। तो इसका 0 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच। तो यहाँ पर ये cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हमारा एज इट इज़ ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर लिखने का। तो फाई इज इक्वल टू एज इट इज़ ई क्रॉस ए आ जाएगा, और यहाँ पर लिख लीजिएगा फाई मैक्सिमम। तो सबसे अधिकतम फाई कब आएगा, जब हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में होंगी। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, सबसे अधिकतम आ जाएगा फ्लक्स का मान। अब केस 2 लेते हैं, केस है भैया, केस 2। केस 2 क्या है देखिए, अब एज इट इज़ पहले की तरह हम क्या करेंगे, कोई सतह बनाएंगे जिससे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। ये देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो रही हैं, हमारी पास कर रही हैं। यहाँ पर भी ऐसे बना लीजिए आप लोग, इससे तो रहने दीजिए। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। अब क्या है, यहाँ पर हम लोग अब की बार इस दिशा में क्या करेंगे, 90 डिग्री पर एक अभिलंब इस सतह से खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे मतलब बनाएंगे, वही
जैसे भी आप लोगों को समझ में आए लैंग्वेज। तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या होती है, इस अभिलंब की दिशा में ही होती है। जिस तरफ अभिलंब होगा, जिस दिशा में अभिलंब होगा उसी दिशा में हमारा क्षेत्रफल सदिश भी होगा। और ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा है। अब देखिए इस बारी हमारा क्या हो रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने अंश का कोण बन रहा है, कितने का कोण बन रहा है, देखिए कितने अंश का, तो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस बार आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र रेखा मान लीजिए यहाँ से गुजरी, तो इन दोनों के बीच हमारी क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ पर फ्लक्स का मान क्या आएगा, देखिए फाई इज इक्वल टू ई क्रॉस ए क्रॉस कॉस थीटा। अब यहाँ पर ई क्रॉस ए क्रॉस कॉस थीटा के स्थान पर क्या करेंगे पुट, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आप कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होती है, 0। आप लोग को याद होनी चाहिए, साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेक की वैल्यू याद होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर तो कॉस का ही काम है, लेकिन आप लोगों को तब भी लर्न तो होनी ही चाहिए और सब्जेक्ट्स में मैथ में काम आएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 से जब भी किसी संख्या को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाती है। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या आ जाएगा, हमारा फ्लक्स 0 मिनिमम। सबसे मिनिमम फ्लक्स क्या कब आएगा, जब हमारा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तब हमारा क्या आएगा, फ्लक्स सबसे मिनिमम आएगा। अब एक केस और है, वैसे तो ये दोनों ही केस हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट है, और एक दृष्टि से देखें तो यही हमारे 2 ही केस बनते हैं। लेकिन एक केस और है जो कि हमारा क्या है, जब हमारा ना तो अधिकतम होता है और ना ही क्या होता है, मिनिमम होता है। जब ना ही 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उन दो ई और ए के मध्य, और ना ही ई और ए के मध्य 0 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बन गया, या मतलब 180 डिग्री का एंगल बन गया, या ऐसे ही रैंडम कोई एंगल बन जाता है, तब हमारा फ्लक्स क्या आता है। तब देखते हैं कि फ्लक्स क्या आता है, उसको देखते हैं केस थर्ड में। तो चलिए केस थर्ड देखिए, केस थर्ड तीसरा वाला केस देखिए। यहाँ पर रोमन में नहीं लिखेंगे क्योंकि पहले से ही हम लोग इसको गिनती टेबल में ही लिखा गया है। तो केस तीसरा वाला केस क्या है, देखिए यहाँ पर पहले की तरह क्या करेंगे, हम एक सतह बनाएंगे जिससे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही होंगी। तो इस बार विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, उसका कारण अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो कैसे भी गुजर सकती हैं, जैसा विद्युत क्षेत्र होगा वैसे ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी होंगी। तो बिना विद्युत क्षेत्र के तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी नहीं भैया। बिना बाप के बेटा कैसे हो सकता है, बिना फादर के सन तो होगा नहीं। तो वैसे ही बिना विद्युत क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो होंगी नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अभिलंब बनाते हैं जो कि क्षेत्रफल सदिश को दिखाने के लिए इस सरफेस के सापेक्ष इस सरफेस से हम लोग क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इससे 90 डिग्री पर जो एंगल, मतलब कि एक अभिलंब बनाएंगे, जो अभिलंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री पर जो एंगल बना रहा होगा। तो अभिलंब हम बनाते हैं ऐसा कुछ। तो देखिए इस बार ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये पास कर गई। आप लोग देखिएगा ध्यान से थोड़ा। तो अभिलंब क्या है, अभिलंब क्या करता है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा को बताता है। तो इस सरफेस से हम लोगों ने अभिलंब ड्रॉ किया, तो ये ऊपर की तरफ है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या है, ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा इस तरफ है। अब इनके बीच कितने का एंगल बन रहा है, देखिए मान लीजिए इनके बीच हमारा क्या है,
वो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, एज्यूम करिए, क्योंकि ये प्रॉपर केवल समझने के लिए बनाया गया है डायग्राम। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं और क्षेत्रफल सदिश के बीच 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। छोड़िए 120 डिग्री भी, मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, हम लोगों को एग्जैक्ट पता नहीं है। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या आएगा, फाई इज इक्वल टू ए क्रॉस कॉस, और यहाँ पर थीटा के स्थान पर, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल ही बन रहा है तो थीटा पुट करेंगे, तो हमारा एज इट इज़ क्या आएगा, फार्मूला निकल कर आ जाएगा वही। जब यहाँ पर इन दोनों के बीच अधिकतम वाला और न्यूनतम वाला केस ना हो करके कोई दूसरा केस होगा, तो यहाँ पर एंगल दिया होना चाहिए, सॉरी तब यहाँ पर एंगल दिया होना चाहिए। अगर यहाँ पर एंगल नहीं दिया है, तो अगर कोई भी एंगल दिया है तो उसी एंगल को हम लोग क्या करेंगे, पुट करके फ्लक्स का मान आएगा। अदरवाइज़ तो थीटा है, तो यहाँ पर देखिए थीटा आया, फार्मूला हमारा एज इट इज़ निकल कर आ गया। तो यहाँ तक आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए यहाँ पर, यदि विद्युत क्षेत्र, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यदि विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप है तो पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्लक्स क्या है, जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से गुजर रही होंगी वो फ्लक्स को दिखाएंगे, तो वो फ्लक्स को दिखाएंगी। अब यहाँ पर देखिए E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप है, यदि क्या है, विद्युत क्षेत्र दिया है E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप। अब ये देखिए, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब यहाँ पर क्या, x एक्सिस क्या दिखाता है, i कैप की दिशा को दिखाता है ये, और ये y एक्सिस क्या, j कैप, और z एक्सिस क्या है हमारा, k कैप की दिशा को, मतलब इससे हमारा जो k कैप है z एक्सिस की दिशा को दिखाता है, और i कैप x एक्सिस को, और j कैप जो हमारा होता है वो y एक्सिस की दिशा को दिखाता है। दिशा और परिमाण दोनों की भी कैप है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है E इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या दी गई है, आई कैप की दिशा में। तो आई कैप हमारा एक्स अक्ष की दिशा को दिखाता है, तो इस विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ई नॉट आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में, इस दिशा में, ये देखिए यहाँ पर। अब हमको क्या करना है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या, पहले यहाँ पर फिगर देखिए ध्यान से, फिगर को समझते हैं। ये जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है 0, a, a और a, और यहाँ पर ये वाला वर्टेक्स 0, a, 0 और ये वाला 0, 0, a और 0, 0, 0, जो कि एक तरह से मूल बिंदु हो जाता है, क्योंकि 0, 0, 0, और यहाँ पर ये वाला वर्टेक्स हमारा क्या है, a, 0, 0। ये जो वर्टेक्स पे हमारे पॉइंट दिए हैं, किसको दर्शाते हैं, x को, y को और z को। तो x हमारा यहाँ पर a है, y 0 है, z भी 0 है। इसी प्रकार से यहाँ भी x, y, z, ये सभी x, y, z को दिखाते हैं। पहला x 0 है, y यहाँ पर इस वर्टेक्स पर 0 है और z हमारा a है। तो इसी प्रकार से दिखाते हैं। अब देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देना है हम लोगों को। तो जो फ्लक्स क्या होना है हमारा, इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालना है। पहले इस फिगर को ध्यान से समझते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिगर क्या है देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगा, अगर, और क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, अगर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा होगा उसी से हमारा क्या फ्लक्स निर्धारित होता है कि फ्लक्स कम आएगा कि ज्यादा आएगा, कि कैसा फ्लक्स आएगा। तो देखिए अगर मान लीजिए नहीं, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर फिक्स है, ये दिया गया है कि इसी दिशा में है, एक्स एक्सिस की दिशा में है, एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा में। तो अब देखिए अगर हम लोग इस पृष्ठ का फ्लक्स निकालें, अलग अलग करके पृष्ठों का, क्योंकि एक साथ तो निकालना मुश्किल है, अलग अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर इस पृष्ठ का अगर आप फ्लक्स देखें तो क्या आएगा, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होगा इसके अभिलंब की अनुदिश होगा हमारा क्षेत्रफल सदिश। तो देखिए हमारा क्षेत्रफल सदिश है और इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा ये है, और इन दोनों के बीच हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो इन दोनों का बीच हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो कॉस जब हम थीटा के स्थान पर 90 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 90 हो जाएगा, जो कि कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो कॉस 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है 0। अब देखिए cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा 0। इसी प्रकार से ऊपर वाली सतह और नीचे वाली सतह और ये बगल वाली सतह और उस बगल वाली सतह हमारी जो होती है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। तो विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में होगी और क्षेत्रफल सदिश इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हमारा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। अब इन दोनों पृष्ठों को आप लोग ध्यान से देखिए, बाकी दो पृष्ठों को केवल छोड़कर बाकी 4 पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ ध्यान से देखिए और ये वाला पृष्ठ, इन दोनों पृष्ठों को छोड़कर बाकी 4 पृष्ठ हमारे क्या हो जाएंगे, सभी 0 हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी अब हम निकालते हैं टोटल फ्लक्स। देखिए फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फाई इज इक्वल टू E क्रॉस A क्रॉस कॉस थीटा, और यहाँ पर थीटा की वैल्यू ही पुट करना है। तो देखिए टोटल फ्लक्स निकालना है, क्योंकि बोला गया है कि इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, कितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। तो अब देखिए फाई टोटल इज इक्वल टू फाई 1 कितनी सतहें हैं, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 और यहाँ पर लिख देते हैं प्लस फाई 6। 6 सतहें हैं, तो हम लोग 6 फ्लक्स इनका अलग अलग से फ्लक्स ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए पहले ये पृष्ठ, अगर आप लोग इन पृष्ठों को अलग अलग करके देखें तो यहाँ पर मान लीजिए एक पृष्ठ में बना देता हूँ, तो ये हमारा क्या दिख रहा है, ये घन है पूरा, और यहाँ पर इसका एक पृष्ठ लेते हैं, एक सरफेस, तो ये वर्ग की तरह दिख रहा है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a का भुजा का स्क्वायर, तो इसको पता होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर केवल इतना ही आप लोग लिखिए कि इसका हमारा जो a है क्षेत्रफल है a इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए आगे फाई टोटल निकालते हैं। फाई 1 क्या है, देखिए पहला पृष्ठ। अब इसका नाम दे देते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा पृष्ठ है। तो पहला पृष्ठ देखिए यहाँ पर हम नाम लिखते हैं पहला पृष्ठ ये, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला मान लीजिए ऊपर वाला, और चौथा वाला नीचे वाला, और ये हमारा सामने वाला, ये पीछे वाला 5वां वाला, और सामने वाला जो है वो 6वां वाला, सामने वाला ये इधर बगल वाला, ये आगे वाला है, ये पीछे वाला है, ये ऊपर वाला, नीचे वाला, और ये इस बगल और उस तरफ वाला है। तो बाकी 2 सतहों को छोड़कर मैंने बताया कि 4 सतहों का फ्लक्स क्या हो जाता है 0, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो बाकी हम क्या निकाल दें, क्या सभी का, चलो सभी का निकाल देंगे। तो बाकी वैसे तो समझ चुके हैं, लेकिन चलो निकाल देते हैं। E क्रॉस A क्रॉस नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम लोग EA कॉस, पहली सतह देखिए, अब पहली सतह समझिए, ये हमारी पहली सतह है और इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इस दिशा में होगा, और विद्युत क्षेत्र क्या है, इस दिशा में है। तो दोनों के बीच कितने का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। कॉस 180 डिग्री पुट करेंगे, प्लस फाई 2, दूसरा पृष्ठ का फ्लक्स क्या होगा, तो विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और इसका हमारा अभिलंब इस दिशा में बनेगा। अभिलंब के अनुदिश होता है क्षेत्रफल सदिश। तो ये दोनों एक ही दिशा में है, तो इन दोनों के बीच कितने का एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। तो EA cos 0 डिग्री। अब यहाँ पर प्लस नीचे लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा प्लेस है, अच्छा खासा, तो नीचे लिखते हैं इसको। तो अब फाई 3 देखिए, फाई 4 देखिए, फाई 5 देखिए और फाई 6 देखिए। फाई 3, फाई 4, फाई 5, ये पीछे वाला और ये सामने वाला बगल वाला है। तो इन चारों सतहों का हमारा क्या है, फ्लक्स 0 है। मैं एक का लिख दे रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ लीजिए। तो EA cos 90 डिग्री
ये हमारा cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, सॉरी, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है 0। यहाँ पर इन चारों सतहों का वैल्यू फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। अब देखिए आगे फाई 1 और फाई 2 ये तो 0 हो जाएगा। ये हमारा, इसको देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 0। अब इसको देखिए ई ए कॉस 180 डिग्री ई प्लस ई ए कॉस 0 डिग्री, 180 कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस ई ए। अब यहाँ बीच में प्लस, और ई ए कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो 1 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा ई ए इज इक्वल टू माइनस ई ए प्लस ई ए, दोनों कैंसिल होकर क्या हमारा आ जाएगा फ्लक्स 0। तो टोटल फ्लक्स क्या आ गया, फाई टोटल तो हमारा निकल कर आ गया 0। फाई टोटल फ्लक्स 0 आ गया। तो अब कुछ पॉइंट्स आप देखिए यहाँ पर, हम ये बताना चाहते थे आप लोगों को कि अगर कोई घन है जो कि समान समतल क्षेत्र में रखा हुआ है, तो अगर उनके उस घन के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो उसका फ्लक्स क्या हो जाता है, उसका जो आवरण हो जाता है, आवरण फ्लक्स क्या हो जाता है, टोटल फ्लक्स 0 हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं। जैसे हमने आप लोगों को अभी बताया भी था कि ये पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, मान लीजिए 3 गुजर रही हैं, तो 3 बाहर निकल रही हैं। तो गुजरने वाली मतलब इंटर करने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 है, और निकलने वाली कितनी है, प्रारंभिक और अंतिम विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाएंगी, माइनस। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आएगा, फाई नेट हमारा 0 हो जाएगा। यही सेम केस यहाँ भी है। तो यहाँ जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इंटर कर रही हैं उतनी ही बाहर भी निकल रही हैं, अंदर जितनी जा रही है उतनी बाहर निकल रही है, उतनी ही संख्या में। और क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है जिससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी आकर्षित भी नहीं होंगी उनकी तरफ, तो क्या करेंगे कि हमारा फ्लक्स 0 हो जाएगा, टोटल फ्लक्स। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ये नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला वाला देखो आप लोग, अगला वाला क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो यदि हमारा विद्युत क्षेत्र क्या है, ई नॉट एक्स आई कैप है, एक्स अक्ष पर हमारा विद्युत क्षेत्र है, आई कैप की दिशा में, आई कैप जो कि इस दिशा में, ई नॉट आई कैप, ये हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब यहाँ पर ई नॉट एक्स आई कैप मतलब कि यहाँ पर एक्स अक्ष पर ये हमारा क्या है, डायग्राम है। देखिए यहाँ पर आप लोग एक्स अक्ष पर हमारा पूरा डायग्राम बना है इस बार। तो यहाँ पर एक्स अक्ष पर डायग्राम, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, तो एक्स आई कैप है, तो पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र हमारा क्या दिया गया है, ई नॉट एक्स आई कैप, और विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से पास कर रही हैं, एक्स अक्ष से। तो एक्स अक्ष पे हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ हमारा एक्स अक्ष पे है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, ई नॉट आई कैप की दिशा में है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, इस दिशा में है, एक्स अक्ष की दिशा में। आई कैप एक्स अक्ष को दिखाता है, वेक्टर निरूपण है आई कैप एक्स अक्ष का। तो अब आगे देखते हैं। अब हम लोग फ्लक्स या डायग्राम देखें आप लोग। यहाँ पर ये दूरी क्या दी गई है, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच हमारी दूरी क्या है, ए है। और फिर वही मतलब पॉइंट आएगा हमारा कि ऊपर इस सतह से, इस पृष्ठ से जब हम अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो उसी के अनुदिश हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश भी होगा। और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है,
एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा ये है, ऋणात्मक ये, तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में है। अब हमारा इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो cos 90 हो जाएगा 0, उसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब यहाँ पे से एज वेल एज यहाँ पर नीचे वाले पृष्ठ के साथ भी होगा, इधर वाली पृष्ठ के साथ, और इधर वाली नहीं, केवल ये वाली पृष्ठ, ये सामने वाली और पीछे वाली पृष्ठ छोड़कर बाकी सभी पृष्ठ का फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos 90 0 होता है, तो इसलिए हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए फ्लक्स सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, इसको इज इक्वल टू, ज्ञात क्या करना है, ये दिया है तो इससे गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। अब इससे गुजरने वाले टोटल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो केवल हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए हमारा क्या है, पहला पृष्ठ है, ये दूसरा, पहले और दूसरे पृष्ठ का फ्लक्स ज्ञात करेंगे, क्योंकि बाकी सभी पृष्ठ तो हमारे क्या है, 0 है, उनका फ्लक्स 0 है, क्योंकि 90 डिग्री पर है ना भाई, तो वहाँ पर 90 डिग्री पर है, ये मतलब इनका क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण है cos थीटा जो है 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री 0 है, समझ गए होंगे आप लोग। तो पृष्ठ 1 का फ्लक्स पहले हम ज्ञात करते हैं। पहले हम अपना बेसिक सा सूत्र लिख लेते हैं, फार्मूला क्या है, तो फार्मूला हमारा है फाई फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ए क्रॉस cos थीटा, वेक्टर है, क्रॉस बोलते हैं इसलिए, तो cos थीटा। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा फ्लक्स, ये है इसका फार्मूला। अब हम क्या करेंगे, पृष्ठ 1 का फ्लक्स ज्ञात करेंगे। पहला पृष्ठ ये हमारा पहला सरफेस ये है। अब इसका फ्लक्स कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए फ्लक्स ज्ञात करने के लिए हमको विद्युत क्षेत्र चाहिए और क्षेत्रफल सदिश चाहिए। तो इसका विद्युत क्षेत्र क्या है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देखिए, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ए होगा, x इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये देखिए ये हमारा क्या है, ये पॉइंट देखिए आप लोग ध्यान से, एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड को निरूपित कर रहा है, तो यहाँ पर ये x हमारा क्या है, a है, और यहाँ पर ये x क्या है, 2a है, दूसरे पृष्ठ पर x 2a है, x a है। आप लोग देख सकते हैं x अक्ष हमारा, x एक्सिस पे ये वर्टेक्स पे जो पॉइंट है वहां पर x हमारा क्या है, x की वैल्यू क्या है, a है, तो x इज इक्वल टू a हम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वही वर्टेक्स का पॉइंट वही है। तो इससे विद्युत क्षेत्र क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू E नॉट एक्स आई कैप, एक्स अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र E नॉट एक्स आई कैप, यहाँ पर E नॉट एक्स आई कैप के स्थान पर क्या करेंगे, A लिख देंगे, तो हमारा क्योंकि x इज इक्वल टू a है, ये पॉइंट आप लोग देख रहे होंगे वर्टेक्स का, x इज इक्वल टू यहाँ पर a है, x के स्थान पर a है, तो इसीलिए हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र आ गया। क्षेत्रफल सदिश को देखिए कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, तो E1 है A1 है, E1 A1। अब देखिए क्षेत्रफल सदिश क्या है, क्षेत्रफल सदिश इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर अभिलंब ड्रॉ करेंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा क्या है, इस तरफ है, तो x अक्ष की इससे इस तरफ है हमारी क्या है, क्षेत्रफल सदिश इस तरफ है पृष्ठ 1 का, तो पृष्ठ 1 का क्षेत्रफल सदिश क्या आ जाएगा, क्योंकि ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन एक्स आई कैप, ई नॉट एक्स आई कैप, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने एक पॉइंट ध्यान नहीं दिया। ये क्या होता है, अगर पर्टिकुलर पृष्ठ को हम लोग यहाँ से निकाले और अलग से देखें तो इसका ये वर्ग जैसा लगता है, मतलब वर्ग बनता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर होगा
और आई कैप, ये हमारा क्या आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर, ये इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि ये वर्ग है, अलग से देखेंगे ध्यान से तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला ही होता है ए स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस तो इसलिए लगा क्योंकि ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है हमारा क्या, क्षेत्रफल सदिश। अब यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर आई कैप दिशा परिमाण को दिखाता है। अब आगे चलते हैं, अब इसका फ्लक्स निकालते हैं फाई 1। पृष्ठ 1 का फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। पृष्ठ 1 का फ्लक्स क्या है, ई नॉट ए आई कैप माइनस ए स्क्वायर आई कैप, तो ई इंटू ए, इसका मल्टीप्लाई होगा ई नॉट ए, और यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई 1 हमारा फ्लक्स, पहले पृष्ठ का फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई नॉट ए क्यू माइनस आगे लगेगा ही। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर cos थीटा भी है, उसकी वैल्यू क्या है, तो cos थीटा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है, दोनों के बीच कितने का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा। cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ पर ऑलरेडी हमने माइनस लगाया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे पृष्ठ 2, दूसरे पृष्ठ का फ्लक्स याद करते हैं अलग से। यहाँ पर देखिए पृष्ठ नंबर 2, दूसरे पृष्ठ का फ्लक्स x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2a, क्योंकि देखिए दूसरे पृष्ठ पर हमारा x की वैल्यू क्या है, वर्टेक्स पर देखिए इसका पॉइंट 2a है। अब इसका विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यही फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। इसका विद्युत क्षेत्र, पहले तो फ्लक्स निकालने के लिए, फाई 2 निकालने के लिए हमको विद्युत क्षेत्र निकालना होगा। तो E विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू ई नॉट, क्योंकि यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, 2a है, तो ई नॉट 2a, और यहाँ पर आई कैप, इसका विद्युत क्षेत्र यही आ जाएगा। अब 2 को अगर हम बाहर कर लें, ये नंबर है, अक्षर है, तो इसको बाहर कर लेते हैं, ई नॉट आई कैप, ओके, ई नॉट ए आई कैप, बीच में ए भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र दूसरे पृष्ठ का। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करेंगे, A2। क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, A, वही फार्मूला लगेगा, भुजा का स्क्वायर, यही साइड का स्क्वायर, वर्ग है, स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद आई कैप, x अक्ष पर है तो आई कैप। तो ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल सदिश आ गया, ओके, हमारा विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश आ गया। अब लोग सोच रहे होंगे माइनस यहाँ पर साइन क्या है, तो देखिए क्योंकि विद्युत क्षेत्र और मतलब कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा ना, क्योंकि इस पर जो जब हम अभिलंब ड्रॉ करेंगे तो वो इस दिशा में आएगा, जो कि हमारा क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा है, ये एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा थी। तो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में फ्लक्स नहीं, सॉरी, क्षेत्रफल सदिश आएगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन रहेगा। तो पॉजिटिव का साइन तो लिखा नहीं जाता है, निगेटिव का ही लिखा जाता है। अब आगे देखिए इसका फ्लक्स क्या है, फाई 2 इज इक्वल टू ई नॉट 2a, सॉरी, यहाँ पर हमने E2 याद किया था, विद्युत क्षेत्र इंटू यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश, तो 2 ई नॉट ए आई कैप नहीं, क्योंकि आई कैप ये डिनोट कर रहा था कि एक्स अक्ष पर है हमारा। अब ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश इंटू क्षेत्रफल सदिश, ए स्क्वायर। अब टोटल फाई 2 क्या आ जाएगा, फ्लक्स, दूसरे पृष्ठ का फ्लक्स 2 ई नॉट ए क्यू, ये हमारा निकल कर आ गया दूसरे पृष्ठ का फ्लक्स।
अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, फाई टोटल हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं पूरे पृष्ठ का, जो पूरा हमारा घन है उसका, उसका विद्युत फ्लक्स क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान जो कि यहाँ पर पूछा गया है। फाई नेट कह सकते हो, फाई टोटल कह सकते हो, इज इक्वल टू फाई टोटल इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू, क्योंकि और सभी पृष्ठ का फ्लक्स तो जीरो हो गया, यही दो ही पृष्ठ है, तो इन दोनों को हम लोग प्लस जोड़ेंगे। अब देखिए फाई वन निकाला हम लोगों ने, ई नॉट ए क्यूब प्लस, और यहाँ पर यहाँ पर माइनस में है, ये माइनस में है हमारा ई नॉट ए क्यूब प्लस फाई टू, दूसरे पृष्ठ का फ्लक्स क्या था, 2 ई नॉट ए क्यूब। अब यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, क्योंकि माइनस है, यहाँ पर 2 ई नॉट ए क्यूब है, यहाँ पर 1 ई नॉट ए क्यूब है, -1 ई नॉट ए क्यूब है, तो ये दोनों माइनस होकर क्या निकल कर आ जाएगा, क्योंकि साइन जो है, जो बड़ा होता है जिसका साइन, मतलब यहाँ पर परिमाण में जो बड़ा होता है, जब हम जोड़ते हैं, हम माइनस करते हैं, तो उसी का साइन पहले आ जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस है तो प्लस बड़ा है, तो यहाँ पर ई नॉट ए क्यूब, फाई टोटल की वैल्यू क्या आ गई, ई नॉट ए क्यूब। आप लोग यहाँ से देख सकते हो और आप लोग नोट कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये हमारा क्या था, इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान था, वैल्यू थी, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको देखिए। एक आवेश चित्रानुसार रखा गया है, एक आवेश हमारा है चित्र में, आप देखिए यहाँ पर रखा गया है, सतह S से पारित विद्युत फ्लक्स की गणना करें। तो सतह S, ये पूरी सतह S है हमारी, इससे पारित, इससे विद्युत फ्लक्स की मात्रा क्या है, यहाँ पर इस सतह पर, इस S सतह पर जिसको S नाम दिया है, उससे पारित विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम इस आवेश से r दूरी पर कोई एक छोटी सी सतह लेते हैं और इसके विद्युत फ्लक्स की हम लोग गणना करेंगे। माना पृष्ठ S से हम छोटे से अल्पांश पृष्ठ S सतह पर पारित छोटे से अल्पांश dA पर हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो आप लोग ये लिख लीजिए पहला पॉइंट, की ये पॉइंट आप लोग ऊपर लिख लीजिए अपनी कॉपी में, कि माना हम इस आवेश से r दूरी पर एक छोटे से अल्पांश dA पर विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। पहले फिर से ध्यान से सुनिए। यहाँ पर माना पृष्ठ S से और आवेश से r दूरी पर स्थित छोटे से अल्पांश dA के विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। तो इतना आप लोग लिख लीजिए पहला अपनी कॉपी में, और उसके बाद हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ये जो हमारा है क्या है, क्षेत्रफल सदिश है और विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों की दिशा एक ही है, और ये हमारा पूरा सिमेट्रिक डायग्राम है। तो आप कहीं भी इसको ले सकते हैं, आप अपने मर्जी से भी छोटी सी सतह कहीं भी आप dA ले सकते हैं और कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। तो उसके फ्लक्स का आप लोग इस छोटी सी सतह का हम जब फ्लक्स ज्ञात करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करके हम क्या करेंगे, इस पूरी सतह का फ्लक्स निकाल लेंगे। तो देखिए आप अपनी मर्जी से भी कहीं भी इस पूरे डायग्राम में कहीं भी, मतलब इस पृष्ठ S पर ही बोला है, तो सतह S पर आप कहीं भी एक छोटा सा अल्पांश लेकर आप अपने से भी फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं। तो d फाई इज इक्वल टू d फाई इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर छोटे से क्षेत्र की जो हमने छोटी सी सतह ली है dA, उसकी हम क्या करेंगे, उसका फ्लक्स निकालेंगे, तो इसलिए हमने d फाई भी लिखा है। तो इसी का फ्लक्स d फाई इज इक्वल टू क्या होगा, E वेक्टर डॉट, यहाँ पर देखिए E वेक्टर क्रॉस dA
डी ए, ये छोटी सी सतह। अभी आप लोग इतना ध्यान रखिए कि इस छोटी सी सतह का हम लोग फ्लक्स ज्ञात कर रहे हैं, तो डी पाई इज इक्वल टू ई क्रॉस डी ए वेक्टर क्रॉस डी ए वेक्टर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका तो पूरा फार्मूला यही है, ई क्रॉस ए क्रॉस, स्टैंडर्ड फार्मूला यही है हमारा, ई क्रॉस ए क्रॉस कॉस थीटा। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या है। आगे देखिए, इसमें इसको ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल सदिश है, ये क्या हमारा छोटा सा क्षेत्र है, ये सतह छोटी सतह है, और इसका ये जो क्षेत्रफल सदिश है इसकी दिशा क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। ये जो छोटी सतह है इसका इस पर हम क्षेत्रफल सदिश बनाएंगे तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो ये डी है छोटा सा क्षेत्रफल सदिश, छोटे से क्षेत्र का क्षेत्रफल सदिश। ओके, और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा हमारा है इन दोनों के बीच का कोण। डी ये छोटे से क्षेत्र पर पारित क्षेत्रफल सदिश, और विद्युत क्षेत्र रेखा कह सकते हो, विद्युत क्षेत्र के बीच कोण। तो इसके बीच हमारा एंगल कितना है, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में है, तो इनके बीच 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो cos 90 हो जाएगा 0, क्यों, cos 90 0 होगा, तो cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है, इसलिए वहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे करते हैं हम अपना r दूरी पर हमने क्या माना है, छोटी सी सतह, r दूरी पर अपना छोटी सी सतह माना है, इसका ये इतना अल्पांश, इसका फ्लक्स हम लोगों को ज्ञात करना है। तो Q आवेश के कारण r दूरी पर हमारा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्योंकि फ्लक्स तभी निकलेगा, हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा और क्षेत्रफल सदिश। तो Q आवेश Q के कारण r दूरी पर हमारा विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इसका फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी कर चुके हैं कि किसी आवेश के कारण किसी निश्चित दूरी पर, या कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र जो होता है E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। के जो कि कांस्टेंट होता है, आर दूरी और क्यू आवेश होता है, कि नहीं होता। आप इसका हमने डेरिवेशन भी कराया और इसका फार्मूला आप लोगों को भी याद करवाया है। तो देखिए यहाँ पर E विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर आप लोग प्रॉपर लिख लीजिएगा कि आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र अब आगे देखते हैं, आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू देखिए हम लोग, यहाँ पर के की वैल्यू आपको पता होगी, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो के की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, आर दूरी पर क्या, क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकल कर आ जाएगा। अब अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट में हम इस पूरी सतह का क्या करेंगे, इस पूरी बंद सतह का, क्लोज्ड सरफेस का गर्मी है, तो पूरी बंद सतह का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, पूरी सतह का फ्लक्स, पूरी बंद सतह का। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, बंद सतह का फ्लक्स, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, पहले हम लिख लेते हैं बंद सतह का फ्लक्स इंग्लिश में हो गया, तो आप लोग की मर्जी हिंदी में लिख लीजिए जैसे समझ पाए। तो बंद सतह का फ्लक्स क्या होगा, E इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन E डॉट डी ए, इस छोटी सी सतह का क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, उसका इंटीग्रेशन, तो हमारा पूरी बंद सतह का क्या आ जाएगा, पूरी बंद सतह का फ्लक्स आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर
कॉस थीटा यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये सिमेट्रिक डायग्राम है। आप कहीं भी छोटी सी सतह लेंगे तो वहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र हमारा एक ही दिशा में होगा तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर सॉरी, हमने 90 डिग्री शुरुआत में बोल दिया था तो गलत था, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, और cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से या किसी भी चीज़ से, तो चर या अचर, तो वही हमारा आ जाता है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ई डॉट डी ए, इस पूरे गोले का जो क्षेत्रफल होता है, ये आप लोग मैथ में ये तो पढ़े ही होंगे कि जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ लिख देते हैं इसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर गोले का क्षेत्रफल होता है वो। अब इस यहाँ से ई को बाहर लेंगे और डी ए के स्थान पर, क्योंकि डी ए हमारा पूरा ये क्या है, अल्पांश है, तो डी ए जो पूरी सतह है हमने जो एज्यूम की है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि पूरे गोले का निकाल रहे हैं तो पूरे गोले का क्षेत्रफल यहाँ पर पुट करेंगे इस क्षेत्रफल के स्थान पर 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ई की वैल्यू हमने क्या निकाली है, क्यों आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या था, ई यहाँ लिखते हैं, यहाँ हमारा क्या है, मतलब कि ई नहीं है, फ्लक्स है, बंद सतह का फ्लक्स, पूरी बंद सतह का फ्लक्स, पाई क्लोज सरफेस का पूरी बंद सतह का फ्लक्स, ये भी पाई, ये भी पाई। अब यहाँ पर ई की वैल्यू क्या निकाली गई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो पुट करते हैं फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, इसको आप लोग रब कर दीजिए, यहाँ पर समझ गए होंगे, रब कर देते हैं, फिर क्या आएगा, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारा बचा क्या, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा क्या बता रहा है, ये गॉस के नियम, गॉस का नियम है, ये गॉस का नियम है जो कि हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारा क्या आ गया, गॉस का नियम ही आ गया। यहाँ से हम लोगों को क्या निकालना था, इस पूरी बंद एस से पारित पूरी बंद सतह का फ्लक्स निकाल रहे थे हम लोग। तो आ क्या गया, मतलब वही आया है, लेकिन यहाँ पर इसको गॉस का नियम, यही हमारा गॉस का नियम भी है, एक प्रकार से कह सकते हो कि ये गॉस का नियम का सत्यापन आ गया, डेरिवेशन आ गया। तो यहाँ पर ये इसका अर्थ ये है कि जो हमारा फ्लक्स होता है, अगर कोई बंद सतह है तो फ्लक्स केवल मतलब फ्लक्स जो है किस पे निर्भर करता है, उस बंद सतह में जो आवेश है फ्लक्स उस पर निर्भर करता है, ना कि बंद सतह के आकार पर या उसकी त्रिज्या पर। तो जो हमारा बंद सतह है इसमें जो आवेश होता है फ्लक्स उस पर निर्भर करता है कि फ्लक्स हमारा कैसा होगा। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला, आप लोग इसको लर्न कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो यही हमारा लेक्चर समाप्त होता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर नहीं